नमस्ते साथियों, आज की क्लास में हम चैप्टर 8 डी एवं एफ ब्लॉक के चुंबकीय गुण, मिश्र धातुएं और जो संक्रमण तत्व होते हैं वो अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में फ्लोराइड और ऑक्साइड बनाते हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण। संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो अगर हम यहाँ चुंबकीय गुण का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए कि किसी भी पदार्थ के जो चुंबकीय गुण वास्तव में उसके इलेक्ट्रॉन के गुण धर्म होते हैं। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है, और इलेक्ट्रॉन के जो चुंबकीय गुण है वो दो प्रकार की गतियों पर निर्भर करते हैं। एक होती है कक्षीय गति और एक होती है चक्रण गति। और किसी प्रकार का जो चुंबकीय गुण होते हैं उसको हम चुंबकीय आघूर्ण म्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और चुंबकीय आघूर्ण कक्षीय गति और चक्रण गति दोनों का योग होता है। तो इनके बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कि थोड़ी देर ले लेते हैं कि किसी पदार्थ का चुंबकीय गुण, क्या लिखा है आपने? किसी पदार्थ का चुंबकीय गुण वास्तव में उसके इलेक्ट्रॉन, किसी बात करिए, वास्तव में उसके इलेक्ट्रॉन का गुणधर्म होता है। कि ऐसे मान सकते हो कि अगर हम चुंबकीय गुण की बात करें तो हम किसकी बात करें? उसके इलेक्ट्रॉन के गुण। मतलब किसी भी पदार्थ का चुंबकीय गुण उसके इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। और किसी पदार्थ के चुंबकीय गुणों का अध्ययन, किसी पदार्थ के चुंबकीय गुणों का अध्ययन की व्याख्या इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गतियों से किया जाता है। पहली गति होती है इसकी कक्षीय गति, क्या लिखा हमने? कक्षीय गति। और दूसरी गति होती है इसकी चक्रण गति। अब यहाँ से समझना कि किसी पदार्थ के जो चुंबकीय गुण है, चुंबकीय गुण को हम रिप्रेजेंट करते हैं चुंबकीय आघूर्ण से। किसके द्वारा? चुंबकीय आघूर्ण से। और चुंबकीय आघूर्ण को किससे लिखा जाता है? म्यू के द्वारा। चुंबकीय आघूर्ण को हम किससे लिखते हैं? म्यू के द्वारा लिखते हैं। तो जो कक्षीय गति है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू एल से, और चक्रण गति है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू एस से। तो किसी भी पदार्थ का जो चुंबकीय आघूर्ण का मान है, म्यू का मान होता है वो म्यू एल प्लस म्यू एस के योग के बराबर होता है। अब क्या होता है कि संक्रमण तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन, जो डी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, वो n-1d उपकोष की बाहरी सतह में प्रवेश करते हैं, बाहरी सतह पर रहते हैं, जिसके कारण इनकी जो कक्षीय गति वो नगण्य होती है। इस कारण से संक्रमण तत्वों के जो चुंबकीय गुण है वो केवल चक्रण या बहुत सी जगह लिखा हुआ प्रचक्रण पर निर्धारित होता है, इससे निर्भर करता है। और एक सीधी सी बात है कि ये ना पूछ के सीधा क्वेश्चन आता है कि किसी भी आयन का चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या है और वो कैसे ज्ञात करते हैं, इसका फॉर्मूला वो मैं आपको यहाँ लिखाता हूँ। इसके बाद हम बात करें कि ये बात आपको याद रखनी है कि संक्रमण तत्वों में इलेक्ट्रॉन n-1d उपकोष की सतह पर होते हैं, जिसके कारण संक्रमण तत्वों में इलेक्ट्रॉन n-1d उपकोष की सतह पर होते हैं, जिसके कारण इनकी कक्षीय गति को
कक्षीय गति को नगण्य माना जा सकता है या इनकी कक्षीय गति नगण्य होती है। अब कक्षीय गति नगण्य होने का मतलब संक्रमण तत्व के जो चुंबकीय गुण है वो किस में निर्भर करेंगे, केवल चक्रण गति है जिसको हम बोलते हैं प्रचक्रण गति पर निर्भर करते हैं। तो बिल्कुल माइंड में बात क्लियर होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, तो ये जो म्यू का मान है वो लगभग किसके बराबर होगा, म्यू एस। अब यहाँ से मैं एक बात और पूछूँ कि चुंबकीय आघूर्ण जो म्यू लिखते हो कि यहाँ लिख देता हूँ, यहीं अलग से आ जाएगी, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, बोर मैग्नेटोन। क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, बोर मैग्नेटोन, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, BM से, BM के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब सीधी सी बात है, ये तो थी नॉर्मल बातें लिखने के लिए। अब मान करते हैं कि संक्रमण तत्व और उपसंयोजन यौगिकों की चुंबकीय आघूर्ण का जो मान है वो निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है, और वो सूत्र हमें अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि संक्रमण आयन, या तत्व लिख सकते हो, संक्रमण आयन तथा उपसहसंयोजक यौगिकों के गुण, संक्रमण आयन तथा उपसहसंयोजक यौगिकों के गुण, उपसहसंयोजक यौगिकों के चुंबकीय आघूर्ण, उपसहसंयोजक यौगिकों के चुंबकीय आघूर्ण म्यू का मान निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। अब ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, बाकी बातों का कोई सेंस नहीं। फॉर्मूला क्या है, म्यू बराबर होता है √n+2। क्या हुआ, फॉर्मूला क्या हुआ, म्यू बराबर √n+2, और n का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। n का मतलब क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इसको रिपीट करता हूँ। इस फॉर्मूले से हम स्टार्ट करते हैं, जहाँ से तो नॉर्मल बात थी, जो क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा एग्जाम में वो यहीं से पूछा जाता है। इसके सवाल कैसे आते हैं वो हम बात करेंगे, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो उम्मीद है स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, इसको हम मिटा देते हैं। तो अब देखो, ये फॉर्मूला आपको याद रखना कि चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला कहता है म्यू बराबर √n और n+2। अब देखो, इसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए। चुंबकीय आघूर्ण, तो यहाँ से जो बातें अपने को याद करी वो लिख रहा हूँ मैं। पहली बात कि चुंबकीय आघूर्ण आपने जो लिखा है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, म्यू बराबर √n+2। अब यहाँ n क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब क्या होगा कि आपको जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पता होगी और आप इसमें मान रखोगे, तब वो √ में मान आएगा और उसको हल करने में आपको काफ़ी परेशानी आएगी। तो इसके लिए एक तरीका बताता हूँ। यदि देखो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और चुंबकीय आघूर्ण का मान किसमें होता है, बोर मैग्नेटोन। तो अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है तो आपका आंसर आएगा 1.73 बोर मैग्नेटोन। अगर 2 है तो 2.84, 3 है तो 3.87, 4 होने पर 4.90 और 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर आपका आंसर आ गया 5.92। समझा देता हूँ, कहीं कन्फ्यूजन हो तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखो, जैसे आपकी बुक का एक सवाल है वो मैं यहाँ आपको हल करवा देता हूँ, जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन लिख लेते हैं अपने। क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन है आपका M2+ जलीय विलयन में है, आयन है, Z बराबर इसका परमाणु क्रमांक कितना दिया अपने को, 27 दिया है, के लिए प्रचक्रण, क्या लिखा है, के लिए प्रचक्रण मात्र
चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। क्या लिखा है? M2 प्लस आयन Z बराबर 27 है, इसके लिए प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण की गणना करनी है। तो पहले तो हमें ये पकड़ना पड़ेगा कि इसमें एगमित इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो देखो सबसे पहले परमाणु क्रमांक कितना लिखा है यहाँ पे? 27। अब परमाणु क्रमांक 27 27, तो 27 पे क्या आता है आपका? कोबाल्ट लिखा। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास दो आर्गन, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या था? 3d4s। तो 18 2 20 20 7। ओके क्लियर है? अब देखो कि इसमें M2 प्लस है, अर्थात कोबाल्ट पे 2 प्लस है, और 2 प्लस होने का मतलब है कि बाहरी कोश के कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए? 2। तो अब बताओ डी में कितने इलेक्ट्रॉन हुए इसके? 7। डी में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 7। अब डी में 7 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे वो समझे। यहाँ पे ये आपने ऐसे बनाया 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब साफ साफ आपको ये समझ में आ गया कि इसमें एगमित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3। एगमित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3। तो यहाँ n का मान कितना गया? 3। अब n का मान 3 आया है, तो आप रख दो फॉर्मूले के अंदर। तो म्यू बराबर 3 प्लस 2, 3 को 2 जोड़े तो 5, 5 को 3 से गुना किया तो 15, तो म्यू बराबर √15। और इसको हल करोगे तो आपका मान आ जाएगा, एगमित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है, तो सीधा आंसर ये आएगा 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन। तो इस प्रकार से ये सवाल आते हैं और काफ़ी इजी होते हैं। थोड़ी सी अगर अपनी को प्रैक्टिस होगी तो हम इनको इजीली कर पाएंगे। ये आपकी बुक के अंदर दिया हुआ एग्जाम्पल था जो मैंने हल करवा दिया कि M2 प्लस आयन Z बराबर 27 के लिए प्रचक्रण मात्र, क्योंकि हमें पता है कि संक्रमण तत्वों का केवल कौन सा चुंबकीय गुण होता है? प्रचक्रण ही होता है। चुंबकीय आघूर्ण की गणना तो पहले इलेक्ट्रॉन लिखा, फिर D2CO2 प्लस के रूप में लिखा, एगमित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 हुई और 3 रखा गया, तो मान इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लें और आपको मैं कुछ इस प्रकार के सवाल और करवा देता हूँ जिससे आपको काफ़ी ईजिली ये बातें हैं वो अच्छे तरीके से आपको याद हो जाए और कोई किंतु परंतु आपके माइंड में ना रहे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट, तो स्क्रीनशॉट ले लिया। इसके बाद आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए 2 क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड वो मैं आपको हल करवा देता हूँ। देखो बोर्ड एग्जाम में एक सवाल पूछा गया था, इसी से रिलेटेड हम उसकी बात कर लेते हैं। वो निकिल Ni2 प्लस के लिए आया था। सवाल इस प्रकार से पूछा गया था, एक तो ये बोर्ड एग्जाम में आया क्वेश्चन है, Ni2 प्लस का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करें। क्या लिखा है? Ni2 प्लस का चुंबकीय आघूर्ण हमें ज्ञात करना। तो सीधा सा एक माइंड में क्लियर होनी चाहिए बात कि निकिल है, तो निकिल का लिखा परमाणु क्रमांक कितना होता है? 28। इससे पहले आखिरी गैस क्या कौन सी आती है? आर्गन, फिर 3d4s, 18 2 20, और यहाँ कितने आएंगे? 8। अब Ni2 प्लस किया तो 2 प्लस का मतलब यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? 2। तो अब 3D में इलेक्ट्रॉन बचे कितने? 8। अब D में 8 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाते हैं वो आपको पता है, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सीधी सी बात है कि यहाँ एगमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 2। एगमित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। तो सीधी सी बात है n का मान कितना हुआ? 2। तो फॉर्मूला लिख लो, म्यू बराबर √n+2। तो म्यू बराबर n का मान कितना है? 2 2 + 2 तो 4, 4 को 2 से गुणा किया तो n का मान 2 रख दिया, फिर यहाँ पर भी 2 आ गया +2, तो 2 2 4, 4 को 2 से गुणा किया तो कितना? √8। इसको हल करोगे तो लगभग आपका आंसर यहाँ देख लो, यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो सकता है कि एगमित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, तो मान आ जाएगा 2.84 बोर मैग्नेट्रॉन। एक क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, वो भी लिखा दूँ मैं आपको कि Cu2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, Cu2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हुए, Cu2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हुए इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करें। तो पहले कॉपर का Cu2 प्लस का क्या लिखना में? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ से समझें कि कॉपर का परमाणु क्रमांक 29, इससे पहले आखिरी के साथ ही आर्गन 3d4s, तो S में 2, 18 2 20, इसमें आए 9। लेकिन हमें पता है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आ जाएगा? इसके अंदर, जिससे इसका
जो डी कक्षक है वो पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण पूरी, तो इस कारण से इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें कितना होता है 2, सॉरी इसमें कितना होगा आपका 10। अब आपको पूछा किसका, ये देखो Cu2+ का चुंबकीय आघूर्ण पूछा है, तो Cu2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा और एक इससे ज़्यादा कितने बच गए 9, तो ये हो गया आपका Cu2+। तो इसको आप एग्जैक्ट सही तरीके से कैसे लिखोगे, इसका आंसर Cu2+ का चुंबकीय आघूर्ण वो इलेक्ट्रॉन विन्यास, तो आर्गन 3d9 4s0, ये तो गया इसका क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हमें इसके बारे में क्या बताना है, चुंबकीय आघूर्ण। तो देखो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, सीधी सी यहाँ से समझने की कोशिश करो, डी में कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एगमित इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो एगमित इलेक्ट्रॉन 1 होगा तो इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना आएगा 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन। इसको वैसे निकाल के बताना, डायरेक्ट लिखना नहीं है आपको, तो सीधे लिखेंगे म्यू बराबर √1 1 + 2, तो 2 में 1 जोड़ा तो 3 को, तो √ कितना हो जाएगा आपका 3, और इसका आंसर कितना है 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन। तो उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके अलावा एक सवाल और इम्पोर्टेंट बता दूं मैं आपको, क्वेश्चन इस प्रकार आ जाता है कि KMnO4 यौगिक में मैग्नीज का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करें। क्या लिखा है मैंने कि KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट में किसका हमें चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है, मैग्नीज का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैग्नीज का यहाँ ऑक्सीकरण अंक क्या है। तो देखो मैग्नीज का ऑक्सीकरण मैं आपको यहाँ निकाल के दिखाता हूँ, KMnO4 पोटेशियम का +1 होता है, जिसका ज्ञात करना होता है उसको x मान लिया, ऑक्सीजन का कितना होता है 4 और 1 ऑक्सीजन का -2 बराबर 0, तो प्लस का 1 x -8 बराबर 0, तो x -7 बराबर 0, तो x बराबर कितना गया प्लस का 7, तो यहाँ मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक कितना है +7। तो अब देखो, तो इसे लिखोगे Mn किस में +7 में, और +7 है, तो अब इसका मैग्नीज का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, तो मैग्नीज क्या होगा, पहले अखरी गैस क्या लिखोगे आर्गन, फिर 3d4s, तो मैग्नीज का परमाणु क्रमांक कितना होता है 25, तो 18 2 20 20 5 25। अब मैग्नीज को अगर आपको +7 लिखना है तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे 7, तो 2 तो यहाँ से बाहर चले गए और 5 यहाँ से, तो इसका मतलब ये सब 0 हो जाएगा, 3d0 4a0। तो बताओ यहाँ n का मान कितना आया 0, अगर n का मान 0 होगा तो ये पूरे को हल करोगे तो कितना आएगा 0, अर्थात इस कंपाउंड में मैग्नीज का जो चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होता है 0 होता है। अब एक बात और कंसेप्ट में क्लियर कर दूँ, वो आप यहाँ निकल लेना कि अगर किसी कंपाउंड में एक भी एगमित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वो कौन सा गुण दर्शाएगा, चुंबकीय गुण दर्शाता है। लेकिन उसके सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, कौन सी अवस्था में, उसके सभी इलेक्ट्रॉन अगर युग्मित है तो वो क्या होगा प्रतिचुंबकीय, तो वो क्या होगा प्रतिचुंबकीय। और इस चुंबकीय में भी आप लिख सकते हो क्या अनुचुंबकीय, और एगमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी तो वो लो चुंबकीय की तरह भी व्यवहार कर सकता है। तो ये चुंबकीय आघूर्ण से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद हम संक्रमण तत्वों की जो मिश्र धातुएं हैं, जिनके अपने 1-2 एग्जाम्पल बुक में दे रखे हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। अब देखो बेटा, इसको मिटा देते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं इसमें। इसके बाद आता है कि मिश्र धातु, संक्रमण तत्वों में मिश्र धातु बनाने की प्रवृत्ति काफ़ी अच्छी पाई जाती है, और ज़्यादातर जो मिश्र धातु है वो उनमें आपको संक्रमण तत्वों का काफ़ी बड़ा रोल मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मिश्र धातु। तो सीधा लिखोगे कि संक्रमण तत्वों में मिश्र धातु बनाने का गुण पाया जाता है। संक्रमण तत्वों में मिश्र धातु, संक्रमण तत्वों में मिश्र धातु बनाने का, संक्रमण तत्वों में मिश्र धातु बनाने का गुण पाया जाता है। अभी इसका कारण क्या है,
आपने देखा होगा कि संक्रमण तत्वों के जब परमाणु आकार की बात की, पहले आकार में कमी आती है, फिर आकार बराबर रहता है, फिर आकार बढ़ता है। तो देखा जाए तो पूरी संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग समान होता है, जिसके कारण क्या होता है कि एक संक्रमण धातु के क्रिस्टल में से परमाणु को दूसरे संक्रमण तत्व या धातु आसानी से प्रतिस्थापित कर सकता है, जिससे आसानी से मिश्र धातु का निर्माण हो सकता है। तो लिखेंगे कि कारण क्या लिखेंगे कि संक्रमण धातुओं का आकार लगभग समान होने के कारण, क्या लिखा है, संक्रमण धातुओं का आकार लगभग समान होने के कारण एक संक्रमण धातु के क्रिस्टल से परमाणुओं को दूसरे संक्रमण धातु के परमाणुओं द्वारा आसानी से प्रतिस्थापित कर देते हैं, जिससे मिश्र धातुओं का निर्माण बहुत आसानी से होता है। यहाँ कोई बात नहीं, बात यहाँ पूछी जाएगी जो मैं अब लिख रहा हूँ, माइंड में क्लियर करनी है कि जो क्या होता है कि संक्रमण तत्वों का या धातुओं का आकार लगभग समान होने के कारण एक धातु के क्रिस्टल में अगर आप दूसरी धातु मिलाओगे तो उसको आसानी से प्रतिस्थापित कर देगी और अच्छे मिश्र धातु का निर्माण हो जाएगा। अपनी बुक में जो 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं उनकी हम बात कर लें और वो बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। देखो, एक तो मैंने लिखा पीतल, दूसरा मैं लिख रहा हूँ कांसा। पीतल और कांसा प्रश्न आएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया था कि पीतल कौन सी संक्रमण तत्वों की मिश्र धातु है, तो याद करना है कॉपर प्लस जिंक। कॉपर प्लस जिंक। कांसा में क्या होता है, कॉपर प्लस टिन। अब देखो क्या लिखा, कॉपर प्लस जिंक। अब देखो ये तो हो गया कॉपर, और जिंक को चाहो तो आप क्या ले सकते हो, जस्ता। जिंक को हम क्या बोलते हैं, जस्ता। अगर आपको ये याद करना हो कि पीतल, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पीतल, तो पीतल के लिए एक शब्द याद कर लेना, पिताजी। क्या याद कर लोगे, पीतल के लिए क्या याद करना है, पिताजी। कैसे, देखो पी का मतलब क्या हो गया, पीतल। ता का मतलब तांबा, कॉपर को हम क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, तांबा। और जी का मतलब जस्ता। तो बिल्कुल याद रहेगा, जो पीतल मिश्र धातु है वो तांबा प्लस जस्ता से मिलकर बनी होती है। तो पीतल के लिए क्या याद रखोगे, पिताजी। और कांसा के लिए बड़ा माताजी याद नहीं करना, यहाँ पे वो नहीं बैठेगा कि माताजी जोड़ दो से। तो कांसा के लिए सीधा से याद करना कॉपर प्लस टिन। क्या याद करो, कांसा के लिए कॉपर प्लस टिन आपको याद करना है। तो बिल्कुल कोई विशेष बात नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं इनके मानक अपचिन्न विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बात करते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें फिर आगे बढ़े। इसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब देखो यहाँ से हम कुछ बातें और कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मानक अपचयन विभव। अभी हम जब चैप्टर नंबर 3 आपने पढ़ा होगा या चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पूरी जानकारी है। यहाँ से बस छोटी सी बातें याद करनी कि मैंने लिखा मानक अपचयन विभव। आपको याद करना है धातु और धातु आयनों के मध्य जो विभव उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। और इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मानक अपचयन विभव, दूसरा होता है मानक ऑक्सीकरण विभव। लेकिन नॉर्मली हम किसकी बात करते हैं, मानक अपचयन विभव के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि धातु एवं उसके आयन, क्या लिखा है, धातु एवं उसके आयनों के मध्य, धातु एवं उसके आयनों के मध्य
उत्पन्न विभव, धातु एवं उसके आयनों के मध्य उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब यहाँ से आपको एक बात समझनी है कि अगर मानक अपचयन विभव का मान क्या हो, नेगेटिव, या मानक अपचयन विभव का मान क्या हो, पॉजिटिव, दोनों बात क्लियर होनी चाहिए। अगर मानक अपचयन विभव का मान क्या हो, नेगेटिव हो, तो वो किसकी तरह कार्य करेगा, अपचायक की भांति व्यवहार करेगा। किसकी तरह? अगर मानक अपचयन विभव का मान नेगेटिव में आता है तो वो अपचायक की भांति व्यवहार करेगा, और मानक अपचयन विभव का मान पॉजिटिव में आए तो वो ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करेगा। लेकिन अब काफ़ी बच्चे इस ऑक्सीकारक और अपचायक में कन्फ्यूज हो जाते हैं। बट सीधी सी समझा रहा हूँ कि अगर अपचायक है, अपचायक का मतलब होगा उसका ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण का मतलब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। अगर अपचायक है तो वो किसकी तरह, ऑक्सीकरण की तरह। ऑक्सीकरण अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग, तो अपचायक होगा तो वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और ऑक्सीकारक होगा तो मतलब अपचयन, तो इसका मतलब याद करना वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। क्लियर है बात? कि ये बातें बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि मानक अपचयन विभव कहते हैं धातु एवं उसके आयनों के मध्य उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अगर मानक अपचयन विभव का मान नेगेटिव है तो वो अपचायक की भांति, अपचायक का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग, और पॉजिटिव है तो ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। संक्रमण धातुओं के जो मानक अपचयन विभव के मान है लगभग के नेगेटिव में होते हैं, लेकिन कॉपर होता है उसका मान पॉजिटिव। कॉपर का जो मानक अपचयन विभव का मान है 0.34, वो प्लस में होता है। इसके कारण देखो, अगर यहाँ पर भी एक से समझ लो कि आपने सक्रियता श्रेणी पढ़ी होगी, ऊपर बीच में हाइड्रोजन आता है और नीचे, तो ऊपर जो धातुएं होती हैं उनका जो मानक अपचयन विभव का मान नेगेटिव होता है, वो हाइड्रोजन के साथ मतलब अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देते हैं, लेकिन नीचे वाले नहीं कर सकते। तो कॉपर की क्रिया अगर अम्लों के साथ कराएंगे तो वहाँ हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होती। यहाँ एक छोटी सी बातें हम और लिख लेते हैं कि कॉपर का ई नोट मतलब इलेक्ट्रोड विभव, कॉपर के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है, पॉजिटिव होता है, और ये मान लगभग मैं बता दूं 0.34 होता है। तो कॉपर के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है, 34 होता है, और ये अम्लों के साथ क्रिया करके H2 गैस, ये अम्लों के साथ क्रिया करके H2 गैस मुक्त नहीं करता है। अगर अम्लों के साथ इसकी क्रिया कराएंगे तो ये स्वयं ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो ये था आपके एक मानक अपचयन विभव के बाद। इसके बाद एक थोड़ा सा टॉपिक हम यहाँ और ले लेते हैं, संक्रमण तत्वों के हैलाइड व ऑक्साइड। संक्रमण तत्वों के हैलाइड एवं ऑक्साइड, यह जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना। संक्रमण तत्वों के हैलाइड एवं ऑक्साइड क्या होता है कि संक्रमण तत्व अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में, संक्रमण तत्व अपनी कौन सी उच्चतम जब ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था होती है उस अवस्था में केवल वो फ्लोराइड या ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे आते हैं ना आपके ब्रोमाइड होता है, आयोडाइड होता है, ये नहीं बनेगा। अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में, जैसे मैग्नीज +7 है तो वहाँ या तो ऑक्साइड हो गया या फ्लोराइड होता है। तो अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में संक्रमण तत्व क्या बनाते हैं, फ्लोराइड या ऑक्साइड बनाते हैं। क्योंकि एक तो जब उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या होगी तो उस पर धनावेश ज़्यादा होगा, तो उस धनावेश को बराबर करने के लिए ऋणावेश की मात्रा ज़्यादा चाहिए। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, उच्च होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, इनका आकार ज़्यादा होता है, आकार छोटा होता है, और तीसरी, इनकी जालक ऊर्जा का मान काफ़ी उच्च होता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो मैं इसको लैंग्वेज के रूप में लिख देता हूँ कि संक्रमण तत्व केवल अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में फ्लोराइड
फ्लोराइड या ऑक्साइड बनाते हैं। संक्रमण तत्व केवल अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में फ्लोराइड या ऑक्साइड बनाते हैं। अब बनाने का कारण है वो मैं आपको बता दूं कि इसका कारण क्या है, तो 2-3 बातें आपके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए। नंबर 1, ऑक्सीजन एवं फ्लोरीन की, क्या लिखा, ऑक्सीजन एवं फ्लोरीन की विद्युत ऋणता उच्च होती है। ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन की विद्युत ऋणता क्या होती है, उच्च होती है। दूसरा पॉइंट इन दोनों की बात करें कि O व F का आकार छोटा होता है, O तथा F का आकार क्या होता है, छोटा होता है। तथा तीसरा O व F की जालक ऊर्जा अधिक होती है। क्या लिखा, O तथा F की जालक ऊर्जा अधिक होती है। तो प्रश्न आ जाता है, क्वेश्चन कैसा आएगा कि संक्रमण तत्व अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में केवल ऑक्साइड बनाते हैं या फ्लोराइड बनाते हैं। ये 3 कारण लिखकर आ जाओगे। देखो, आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणता, आवर्त सारणी में सर्वाधिक जो विद्युत ऋणता है वो किसकी होती है, फ्लोरीन की, और उससे कम ऑक्सीजन की। तो आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा जो विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन की होती है। और इनका आकार भी क्या होता है, छोटा होता है, जालक ऊर्जा ज़्यादा होती है। इस कारण से ये संक्रमण तत्वों के साथ उनकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करें। स्क्रीनशॉट हो गया आपका। तो ये आपके संक्रमण तत्वों के बारे में हमने बातें की थी, काफ़ी चीज़ें मैंने बता दी है, साथ में इनके क्वेश्चन आंसर भी हमने काफ़ी हल किए हैं। अब देखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन इसी प्रकार से आपसे पूछ लिया, जैसे मैं समझाऊं कि क्वेश्चन देखो इस प्रकार से आपके आ जाए, जैसे ये लिख दिया यहाँ पे कि Cu प्लस प्रतिचुंबकीय होता है। क्या लिखा है, Cu प्लस प्रतिचुंबकीय होता है, जबकि Cu प्लस प्रतिचुंबकीय होता है, जबकि Cu2 प्लस अनुचुंबकीय होता है। क्यों? तो मेरा सीधा आंसर अभी मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी समझने के हिसाब से कि यदि किसी कंपाउंड प्रतिचुंबकीय है तो उसके पास क्या नहीं है, एक भी एकमित इलेक्ट्रॉन नहीं है। और अगर Cu2 प्लस है, अनुचुंबकीय बता रहा, तो उसके पास क्या है, एकमित इलेक्ट्रॉन। तो सीधा सा आंसर। वैसे आप अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, देखो मैं समझाऊं, Cu प्लस का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आर्गन, देखो S में 0 हो जाएगा, और इसकी कंडीशन ये होगी, ये किसकी कंडीशन है आपके Cu प्लस की, तो इसमें एक भी एकमित इलेक्ट्रॉन नहीं है। और Cu2 प्लस के अंदर कंडीशन क्या आएगी आपके, ये 4s था, ये 3d था, तो ये 4s 3d, तो 9 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो इस प्रकार से कंडीशन आएगी। तो इसके अंदर एकमित इलेक्ट्रॉन कितना हुआ है, 1। तो सीधा सा आंसर लिखोगे कि Cu प्लस के पास एक भी एकमित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इस कारण यह क्या होता है, इस कारण यह प्रति चुंबकीय होता है। इस कारण से ये प्रतिचुंबकीय होता है, जबकि Cu2 प्लस के पास एक एकमित इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण यह अनुचुंबकीय होता है, तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय किसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसी प्रकार से इनका आंसर लिख के
आना। अब एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, याद क्या करना कि कल की जब अपनी क्लास होगी तो हम 2 कंपाउंड अपनी बुक में संक्रमण तत्वों में 2 कंपाउंड, एक तो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और एक K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दे रखे हैं। तो इनका निर्माण कैसा होता है, इनकी संरचना कैसी होती है और ये किस प्रकार से अपने काम में आते हैं, इनकी रिएक्शन कैसी होती है, उनके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।